तुम लोग को क्लियर है? ठीक है, सेल डिवीजन का इंट्रो समझ में आ गया बेटा? सिंपल सी कहानी चलेगी कि एक सेल है, अगर वो डिविजिबल है, अगर उसको डिवाइड करने की टेंडेंसी उसके अंदर है, जैसे ये नर्व सेल होती तो ये डिवाइड नहीं करती, क्योंकि नर्व सेल Z0 फेज में होती है, टर्मिनेट हो जाती है। ठीक है, डिवीजन उसका टर्मिनेट है, तो वो डिवीजन कर नहीं सकता, उसके पास सेंट्रियोल नहीं होते डिवीजन के लिए, जो स्ट्रक्चर चाहिए वो उसमें प्रेजेंट नहीं है। उस केस के लिए वो कभी भी सेल ग्रोथ करके डिफ्रेंशिएट करने के बाद डिवीजन में नहीं जाएगी। और नॉर्मल जो भी आपकी सोमैटिक सेल्स हैं वो डिवीजन में जा रही है, तो सोमैटिक सेल्स डिवीजन में जाने के पहले क्या करेंगी? ग्रोथ करेंगी, हमेशा ग्रो करेंगी। जब ग्रो करेंगे तो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ता है, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ने से न्यूक्लियोप्लास्ट पे प्रेशर आता है, न्यूक्लियोप्लास्ट के टास्क बढ़ते हैं। ओके, न्यूक्लियोप्लास्ट को सिंपल समझो कि न्यूक्लियस को ज्यादा एंजाइम प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ज्यादा मशीनरी मेंटेन करनी है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि सेल को इक्वली डिवाइड कर दो, 2 पार्ट में साइटोप्लाज्म को डिवाइड कर दो, और मैं खुद का डीएनए डुप्लीकेट कर दे रहा हूँ, और दोनों को इक्वली डिवाइड कर दो, साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेल्स को, और मैं डीएनए डबल करके दे रहा हूँ, वो भी दोनों में डिवाइड हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर है बेटा? इसको कंप्लीटली आप बोल रहे थे सेल साइकिल। इसमें 2 फेज है, एक है इंटरफेज, दूसरा है एम फेज। ओके, एम फेज इज माइटोटिक, मैं टिक भी बोल देती हूँ बेटा, होता भी है ऐसा ही। माइटोसिस भी करेक्ट है, माइटोटिक भी करेक्ट, माइटोटिक भी करेक्ट है। ओके, सेम वे में मियोसिस एंड मियोटिक बोथ इज सेम। ओके, ये दोनों टर्मिनोलॉजी सेम है। अब यहाँ पे आपको ये कंफ्यूज कर सकता है कि एम फेज जो है वो मैम आप बोल रही हो माइटोसिस फेज, तो इसमें मियोसिस कैसे पढ़ाओगे आप आगे? ये बनाने वालों को कंफ्यूजन है। ठीक है, उनको इसको कुछ भी करते ये माइटोटिक नाम नहीं देना चाहिए था, क्योंकि मियोटिक एक अपने आप में डिवीजन है, माइटोटिक एक अपने आप में दूसरा डिवीजन है, और मियोसिस एक दूसरा तरीके का डिवीजन। तो सिंपल मैचुरेशन फेज को कुछ और टर्म दे देते तो ये कंफ्यूजन नहीं होता। बट आपको ये समझना है कि जिसमें तैयारी हो रही है दैट इज इंटरफेस, और जिसमें डिवीजन होना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सेल एक्सेप्ट जर्म सेल्स जो है वो डिवाइड कर रही हैं, तो वो माइटोटिकली डिवाइड कर। मेयोसिस सिर्फ जर्म सेल्स में होता है ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन, तो उस केस में आपको मेयोसिस करना है, यहाँ पे आप जनरल कंफ्यूज नहीं होना। ओके, मेयोसिस में भी सेम तरीके से होगा, इंटरफेस चलेगा और माइटोटिक फेस चलेगा मतलब एम फेस चलेगा, वहां एम फेस डिनोट करेगा मेयोसिस डिवीजन। ओके, अब वही जो 24 आवर्स का आपका क्लॉक चल रहा है उसको देखो आप। एम फेज रिप्रेजेंट द फेज व्हेन द एक्चुअल सेल डिवीजन और माइटोसिस अकर्स। जैसे कल एग्जांपल दिया, शादी का दिन है, शादी शादी के टाइम पे होगी, उसके पहले आप 3 महीने से तैयारी कर लो, आप 4 महीने से कर लो, आप पूरे साल भर से शादी की तैयारी कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आके खाना खाना खा के जाना है, डांस करना है, और शादी होती है। तो फाइनल स्टेज क्या है? डिवीजन। तो एक्चुअल सेल डिवीजन यहीं पे हो रहा है। और माइटोसिस occurs and the interphase represent the phase between two successive M phase। अब देखो, एक जो नॉर्मल डिवाइडिंग सेल है, तो डिवाइडिंग सेल कैसे जाएगी बेटा? सेल हमेशा हर बार ग्रो करेगी, डिवीजन डिवीजन के पहले अपने को ग्रो करेगी, डेवलप करेगा, अपना डीएनए कंटेंट को डबल करेगा, और फिर वो डिवाइड करेगा। मतलब हर एम फेज के बीच में क्या है? इंटरफेज है। समझ में आ रहा है? अगर देखो इसको हम यहाँ पे ले जाए और इसका एम फेज आएगा, तो बीच में क्या आया? इंटरफेज आएगा। हर सेल डिवीजन करने के पहले इंटरफेज में जाएगी ही जाएगी, इसलिए आप कह सकते हो कि 2 सक्सेसिव एम फेज में या माइटोटिक फेज के बीच के फेज को भी इंटरफेज कहते हैं, और 2 सक्सेसिव माइटोटिक फेज के पहले और बाद के फेज को भी इंटरफेज कहते हैं। समझ में आया? एक सेल साइकिल में या एक सेल साइकिल में पहले इंटरफेस होता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, पहले उसको प्रिपरेशन करना हो। शादी होने के बाद तो नहीं कैटरिंग को बुक करोगे बेटा, ठीक है? तो शादी के पहले ही सारी तैयारी है, तो सारी तैयारी सारा प्रिपरेशन इंटरफेस में। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है उसको कंफ्यूज नहीं होना है। 2 सक्सेसिव एम फेज मतलब एक पेरेंटल सेल डिवाइड की,
जो सेल बनी है वो ग्रो करेगी और फिर से वो डिवाइड करेगी, दैट इज द सक्सेसिव माइटोटिक फेज। एक ही सेल दो बार डिवाइड नहीं करेगी। एक सेल जो बनी थी वो ग्रोथ की, देन वो डिवाइड की, तो हमेशा दो सक्सेसिव एम फेज के बीच में इंटरफेज होगा। लेकिन ये इंटरफेस, ये इस एम फेज का इंटर, ये एक सेल साइकिल है, ये एक सेल साइकिल। तो स्टेटमेंट में कंफ्यूज नहीं होना है, स्टेटमेंट एक बार देखो खुद से और देखो कोई कंफ्यूजन आ रहा है क्या। The interphase represents the phase between two successive M phases. एक सेल साइकिल की बात हुई तो पहला फेज क्या है, इंटरफेज। दो एम फेज की बात हो रही है, मतलब दो सेल साइकिल है उसमें, तो दो सेल साइकिल के दो एम फेज के बीच में एक इंटरफेज है। तो हर एक एम फेज के पहले भी इंटरफेज है और बाद में भी एम फेज के इंटरफेज आएगा, क्योंकि वो सेल का फ्यूचर ये है कि उसको डेवलप होना है और फिर से डिवाइड करना। ओके It is significant to note that in the 24 hours average duration of cell cycle of a human cell, cell division proper lasts for only about an hour. पूरे दिन भर की अगर 24 आवर में देखोगे तो सेल साइकिल का डिवीजन वाला पार्ट 1 आवर में बोल रहा है। द इंटरफेस लास्ट मोर देन 95% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में मतलब अगर रात के 12 बजे से अगले दिन के रात के 12 बजे तक आपका सेल साइकिल चल रहा है, तो आपकी एनसीईआरटी क्या कह रही है, रात के आज रात के 12 बजे से कल के रात के 11 बजे तक सिर्फ और सिर्फ इंटरफेस चल रहा है और लास्ट के 1 आवर में एम फेज चलेगा। क्लियर है? तो प्रिपरेशन टाइम इज 95%। अब कुछ चीजें समझा रहे हैं, समझ लेना, फिर 1 बाय 1 डेप्थ में चलेगा। क्लियर? एक सेल साइकिल है तो सेल के अंदर कॉमन सी चीज हमें जो फोकस करनी है, दो पार्ट हो जाता है, एक होता है कैरियोकाइनेसिस, दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। उसका न्यूक्लिक कंटेंट डिवाइड कर दो, उसके साइटोप्लाज्म को डिवाइड कर दो, सेल को डिवाइड कर दो, फाइनली सेल डिवाइड हो जाती है दो पार्ट्स। फर्स्ट इज कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस। ये प्रोसेस चलता है। ओके, इसके प्रिपरेशन के लिए हुआ आई फेज। तो आई फेज को देखो, जीवन, जीवन मतलब ग्रोथ वन, जी इज रिप्रेजेंटिंग ग्रोथ, ग्रोथ। ओके, जीवन मतलब ग्रोथ वन, फॉलोड बाय द एस फेज। एस इज डीएनए सिंथेसिस, डीएनए रेप्लिकेशन। एस से सिंथेसिस, डीएनए सिंथेसिस। निमोनिक याद करने की कोशिश मत करना कि यूट्यूब पे निमोनिक याद किया, सीक्वेंस याद किया। अगर अभी से निमोनिक की आदत डालोगे और किसी चीज को याद करने के लिए आपको ट्रिक की जरूरत पड़ रही है, तो आप सही डायरेक्शन में नहीं जाते। ऐसे यूट्यूब चैनल को ब्लॉक ही करके रखा था, आपकी हैबिट गलत होगी। समझ रहे हो? तो आपको बिल्कुल सीक्वेंस याद होना चाहिए, उसके टर्म को पकड़ के। जीवन मतलब सबसे पहले जो ग्रोथ फेज आया, दैट इज जीवन। क्या निमोनिक चाहिए इसके लिए? एस फेज मतलब डीएनए सिंथेसिस हो रहा है ब्रॉडली, सबसे मेन काम वहां पे वही हो रहा है। अभी देखेंगे क्या क्या हो रहा है, लेकिन सबसे मेन काम क्या हो रहा है, डीएनए सिंथेसिस हो रहा है। डीएनए सिंथेसिस होने का मतलब होता है डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है। डीएनए तो जाइगोट में मिल चुका है, मदर फादर के जो गैमेट फ्यूज किए होते हैं उससे जाइगोट बना है, वहां डीएनए आ चुका है। आज जो हमारे हर सेल में डीएनए, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ रेप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ दैट पर्टिकुलर डीएनए। डीएनए एक ही आया था। ठीक है बच्चों, तो डीएनए का एस फेज क्या हो गया सेल साइकिल का, डीएनए सिंथेसिस। ओके, नाउ G2 लिखा हुआ है मतलब ग्रोथ टू, सेकेंड फेज ऑफ ग्रोथ, फाइनल ग्रोथ। अब डीएनए जो डिवाइड हो गया है, इन सब चीजों को मतलब घर में कैटरिंग वैटरिंग सब अरेंज हो गया है, लेकिन कुकिंग प्रोसेस भी तो चलेगी। खाने का सामान आ गया, टेंट लग गया, लेकिन टेंट वगैरह बुक हो गया, ये सब आपने जीवन फेज में कर लिया। ओके, इस फेज में दूल्हा दुल्हन रेडी हो गई। G2 में अब बेटा उस दिन की सारी प्रिपरेशन भी तो चलेगी, पंडित जी आ जाए, रिश्तेदार आ जाए, मंडप लग जाए, ठीक है, खाने वाला खाना बना रहा हो, प्लेट वगैरह सब कुछ अरेंजमेंट हो, तो ये सारी चीजें क्या हो रही है, फाइनल प्रिपरेशन चल रही है G2 में। और ऑब्वियसली एक कॉमन सी चीज याद रखो, एस फेज की प्रिपरेशन यहीं पे हो गई होगी ना। एस फेज की कोई भी प्रिपरेशन G2 पे डिपेंडेंट नहीं हो सकती। एस फेज इज अ प्रोसेस, डीएनए सिंथेसिस के लिए सेल को जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो चीजें यहाँ पे हो चुकी होंगी जीवन में। ओके, वो कैसे हुई है, वो प्रोसेस प्रॉपर हुई है कि नहीं, उसका चेक पॉइंट एक G2 पे होता है। G2 टू एम, अभी बात करें वो डिफरेंट है। ओके, तो सीक्वेंस में हमें समझ में आया, जीवन है,
then followed by S phase, followed by G2 phase. ओके एंड अभी क्या देख रहे हैं हम कि फिर से अब एम फेज आ रहा है। सिर्फ हम जो बोल रहे हैं वो देखो क्या लिखा है वहां उस पर। एम फेज माइटोटिक डिवीजन के अकॉर्डिंग ये माइटोसिस में जाएगा। मियोसिस होगा तो 2 बार एम फेज होता है, छोटा सा इंटरफेज एक और बीच में होता है जिसको इंटरकाइनेसिस है, उस पर भी नहीं जाना है। ये सिंपल इक्वेशनल डिवीजन वाली जो साइकिल होती है आपका वो होता है आपका माइटोटिक डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन क्रोमोसोम नंबर इक्वल है, 2n डिवाइड किया तो 2n ही होगा, 2n ही होगा, दोनों सेल का 2n रहेगा, दैट इज द इक्वेशनल डिवीजन। यही हो रहा है मोस्ट ऑफ द केसेस में, यही हो रहा है एक्सेप्ट जब गैमेट बनना है तो वहां 2n मियोसिस हो जाएगी एंड n हाफ ऑफ द नंबर, तो दिस इज नोन एज रिडक्शनल। रिड्यूस हो गया ना अमाउंट, 2 को 1 कर दिया आपने, रिडक्शन किया, तो रिडक्शनल डिवीजन क्या हो जाता है आपका मियोसिस। ओके तो फिर यहाँ पे डिवीजन चल रहा है। अब अगेन ये डिवाइड करके तो साइटोकाइनेसिस होगी, 2 सेल बन गया, 2 सेल में फिर से वो दोनों अपनी अपनी ग्रोथ में जाएंगी, G1 फेज, S फेज, G2 फेज, देन डिवाइड। ये कंटिन्यू एक सेल साइकिल होगी और हर एक सेल का फिक्स होता है पैटर्न कि उसको ये कंट्रोल सिस्टम डीएनए के पास होता है कि उसको कितनी बार इस डीएनए को डिवाइड करना। दैट इज रिलेटेड टू योर एजिंग फिनोमेना, यू कैन रिलेट इट। इस पे अच्छा खासा रिसर्च चल रहा है कि एजिंग फिनोमेना में अगर आप रेप्लिकेशन कंट्रोल कर लो तो आप एजिंग को कंट्रोल कर सकते हो। ये क्या हो रहा है, आप हर साल बाय साल लोगों की एज बढ़ती जा रही है और उनका फिजिकल अपीयरेंस चेंज होता जा रहा है और उसके बाद एक बार तो बढ़िया एडल्ट तक गए, खूबसूरत हो गए, बढ़ रहे थे, ठीक है, उसके बाद बूढ़े होने लगे तो झुर्रियां पड़ने लगी। अब इस टाइम में अगर जो सेल डिवीजन रुक चुका है तो डिवीजन आप कंटिन्यू करो, सोच के देखो थोड़ा जो बोल रहे हैं, उनका सेल डिवीजन अगर आप कंटिन्यू कर दो तो वो सेल एजिंग में जाएगी ही नहीं। सेल एजिंग में नहीं गया तो टिश्यू एजिंग में नहीं जाएगा, टिश्यू एजिंग में नहीं गया तो ऑर्गन एजिंग में नहीं जाएगा। ओके तो इस तरीके की जो रिसर्च प्रोसेस चलती है वो इस पे वर्क करती है कि इस एरिया में वर्क करती है कि डीएनए या सेल का नंबर ऑफ डिवीजन फिक्स होता है कि उसकी लाइफ स्पैन में टोटल वो कितनी बार डिवाइड करेगा और उसी में टर्मिनल एंड पे कमी कम 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 होता जाता है, छूटता जाता है वो, इसलिए वो एजिंग की तरह सेल बढ़ती जाती है। क्लियर है? तो खैर अभी आपको यहाँ से फिर सिंपल वे में सीक्वेंस समझना है और आई थिंक सीक्वेंस सबको क्लियर है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है बीच में कुछ एसिडी के साइक्लिन, इसका मतलब ये कुछ इसको कंट्रोल कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। ओके जैसे जो सपोज आप इसको एक रास्ते की तरह लो तो आपको कई जगह पे पुलिस चौकियां दिखेंगी, चेक पॉइंट्स दिखेंगे। कभी जैसे गणपति विसर्जन वाला दिन था तो उस दिन आपको नॉर्मल से ज्यादा पुलिस दिख रही थी, हर चौराहे पे हर मोड़ पे आपको पुलिस दिख रही है, मांडवी साइड जाओगे आपको पुलिस दिखेगी, भाटे साइड जाओगे आपको पुलिस दिख रही है। लेकिन नॉर्मल डेज में अभी आज आप निकलो तो शायद उतनी पुलिस नहीं दिखेगी। कुछ लोकल जगह है उनके फिक्स, जैसे एक मारुति मंदिर पे दिखती है, एक यहाँ पे दिखती है राम मंदिर के पास, ठीक है। तो ऐसे कुछ जगह है जहाँ पे चेक पॉइंट्स है, तो वो क्या कर रहे हैं वहां पे चेक करने के लिए पुलिस खड़ी है, ट्रैफिक पुलिस है जो चेक कर रही है। तो इसी तरीके से सेल साइकिल प्रॉपर वे में चलता है या नहीं चल रहा है, यहाँ तक की प्रोसेस सही हो गई है या नहीं हो गई है, उसको चेक किया जाता है क्योंकि आगे डॉटर सेल सही से बननी चाहिए, ये प्रोसेस राइट डायरेक्शन में जाना चाहिए। अगर डीएनए सिंथेसिस प्रॉपर नहीं हुआ है तो यहाँ पे इस प्रोसेस को टर्मिनेट कर लेती है सर। दैट इज द अंडर जेनेटिक कंट्रोल की बेसिक सेंस समझ में आना चाहिए। ओके थ्योरी पे आते हैं, आप क्या कह रहे हैं। द एम फेज स्टार्ट्स विद द न्यूक्लियर डिवीजन दैट इज कैरियोकाइनेसिस, मार्क करना, करेस्पॉन्डिंग टू द सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम। तो पहले तो पेरेंटल क्रोमोसोम क्या है, जो पेरेंटल सेल में है, दैट इज नॉट रिलेटेड कि आपके पेरेंट के सेल में, ठीक है। आपकी जो सेल जैसा स्किन पे कट लगा तो जो पहले से वहां सेल प्रेजेंट है जो डिवाइड करके नए सेल को बनाएगी, तो इस स्किन के कट पे वो पुरानी वाली सेल पेरेंटल हो गई और जो नई सेल बनने जा रही है वो डॉटर सेल हो गई। क्लियर है? ठीक है। तो डॉटर सेल जो जेनेटिक्स में एस फेज में जो रेप्लिकेट हो चुकी है उसी को डॉटर क्रोमोसोम कहते हैं। सिंपल अभी ये समझ, यहाँ पे थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट है, बस आप ये समझ लो कि जो डॉटर के अंदर जो सेल के अंदर क्रोमोसोम आ रहा है दैट इज डॉटर क्रोमोसोम। ओके
Corresponding to the start with the nuclear division corresponding to the separation of daughter chromosome, that is karyokinesis, and usually ends with the division of cytoplasm. इनका कहना यह है कि एक क्रोमोसोम उसका डुप्लीकेट क्रोमोसोम, जो कि गलत बात है, डुप्लीकेट नहीं होता है, एक डीएनए डीएनए का डुप्लीकेट डीएनए, दिस इज द एग्जैक्ट करेक्ट। जहाँ पे बच्चे अब इसी को समझने लगे, कभी भी आपका क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे 46 के ऊपर जा ही नहीं सकता, दैट इज नॉट द जेनेटिक्स। डीएनए का अमाउंट डबल करो, दैट इज ओके। क्रोमोसोम नंबर डिफाइन होता है नंबर ऑफ सेंट्रोमियर से, पढ़ाया मैंने, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर शेप ऑफ क्रोमोसोम डिसाइड करता है, नंबर ऑफ सेंट्रोमियर डिसाइड करेगा कि कितने क्रोमोसोम है वहां पे। तो जब तक एक सेंट्रोमियर आपको दिख रहा है तो ये दो क्रोमोसोम नहीं होते, ये सिस्टर क्रोमेटिड अलग होते। तो ये थोड़ा अभी बस अंडरलाइन कर पढ़ेंगे अपन इसको डिटेल। तो कैरियोकाइनेसिस हुआ मतलब सिर्फ डीएनए कंटेंट जो डबल हुआ था उसको डिवाइड कर दिया गया, एंड यूजुअली एंड्स विद द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब सेल बनाना है हमें बेटा, तो एंड में क्या होगा कि साइटोप्लाज्म को भी डिवाइड कर दो, सारी चीजें सारे ऑर्गेनल दोनों में डिवाइड कर दो, दैट इज द एंड स्टेप। The interphase, though called the resting phase, is the time during which the cell is preparing for division by undergoing both cell growth and DNA replication in an orderly manner. That is the G1 as G2. इंटरफेस में क्या हो रहा है? प्रिपरेशन हो रहा है, प्रिपरेशन हो रहा है कि किस तरीके से सेल डिवाइड करेगी। उसी प्रिपरेशन में स्टेप आ गया सिंथेसिस। तो सिंथेसिस इज नॉट ओनली प्रिपरेशन, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ डबल अमाउंट ऑफ डीएनए। That's why interphase is divided into 3 further phases: G1 phase, S phase, G2 phase. इसको ग्रोथ फेज भी कहते हैं, इसको गैप फेज भी कहते हैं। यहाँ गैप लिखा हुआ है, गैप भी ध्यान में रखो। गैप मतलब डिवीजन के पहले, यहाँ पे देखो सिंथेसिस हो रहा है, दैट इज द डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए। गैप कहाँ है? जहाँ प्रिपरेशन हो रहा है, ये टोटल प्रिपरेशन है जहाँ पे कुछ सिंथेसाइज करके इन प्रोसेस के लिए सिंथेसिस हो रही है, और फिर फाइनली एम फेज के लिए सिंथेसिस हो रही है, तो G2 में। तो सिंथेसिस की कभी भी प्रिपरेशन G2 में नहीं होती है, ये तो डायरेक्ट आपको सीक्वेंस के बेसिस पे याद होना चाहिए। अगर क्वेश्चन पूछता है डीएनए पॉलीमरेज की सिंथेसिस कहाँ होगी, तो डीएनए पॉलीमरेज का काम है डीएनए पॉलीमराइजेशन करना, डीएनए की सिंथेसिस। तो आंसर क्या आ जाएगा? G1 फेज। यहाँ पे ये प्रोटीन बन जाएंगे जो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए नीडेड है। ओके, तो तीनों का सीक्वेंस एक ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। ये एनसीईआरटी का इमेज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, पीवाईक्यूज में भी समझ में आएगा। तो जस्ट आपको लेवल पूछ लेगा, ए सी बी डिनोट करो कि क्या है, तो याद होना चाहिए आपको। आप वहां पे फोकस करो, जो शेडेड पोर्शन है, दिस वन, यही बेसिकली आपका क्या है? एम फेज है। ओके, इसके अलावा सब क्या है? ग्रोथ फेज है, इंटरफेज। तो जीवन हमेशा साइटोकाइनेसिस के बाद आएगा, दिस इज द सीक्वेंस। अगर आप पूरा सीक्वेंस लिखना चाहते हो तो सिंपल ऐसे लिखो बेटा, G1 S, G2 प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस। ये सारे टर्म याद होना चाहिए, ये सीक्वेंस है, यूनिवर्सल सीक्वेंस है, हमेशा यही फॉलो होता है। डिफरेंस कहाँ आता है? साइटोकाइनेसिस के बाद वो G0 में गया, आराम करेगा थोड़ी देर सेल, उसके बाद वो जीवन में आया या नहीं आया, या ऑन डिमांड जीवन में आया। ओके, डिमांड मतलब कि स्किन कट की तब वहां की सेल ग्रो की। अगर यहाँ पे डायरेक्ट सेल ग्रोथ ही करती रहेगी तो यहाँ पे आपको एक बंच ऑफ मास दिखने लगेगा, ठीक है, एक टिश्यू की ग्रोथ दिखेगी, ट्यूमर फॉर्मेशन हो जाए। अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन नहीं होना चाहिए, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन को ही ट्यूमर बोल, ट्यूमर के ही बड़े रूप को कैंसर बोल। क्लियर? तो सीक्वेंस याद रखो। तो G1 S G2 ये तीनों कहाँ चले गए आपके बेटा? इंटरफेज में। और प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज ये क्या है? माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज के एंड होती है ये सब, ये यहाँ से क्या हो गया? ये हो गया आपका कैरियोकाइनेसिस, और ये है आपका साइटोकाइनेसिस। क्लियर है?
ठीक है। फिर साइटोकाइनेसिस के बाद 2 डॉटर सेल बन गई हैं, 2 डॉटर सेल अब डिसाइड करेंगे ये या तो G0 में चले जाएंगे, और इसी इमेज से क्वेश्चन आया था आई थिंक 2018 से, 18 नहीं 19 में आया हुआ क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा गया कि G0 फेज क्या इंडिकेट करता है, इज इट सस्पेंडेड फ्रॉम द सेल साइकिल और इज इट एग्जिट फ्रॉम द सेल साइकिल। तो दोनों एक जैसे ही वर्ड दिख रहा है, ऑब्वियसली कंफ्यूजन होगा। तो सस्पेंडेड है तो वापस आ सकता है, एग्जिट मतलब निकल गया। तो एग्जिट और सस्पेंडेड में वहां पे कंफ्यूजन था, और इसको एनडीओ चैलेंज भी दिया गया था, बच्चों ने चैलेंज किया था। तो इसका एग्जैक्ट राइट आंसर किया आया था सस्पेंडेड। सस्पेंड हो जाएगा, G0 में जाके आराम कर रहा है, लेकिन अब जब उसको इंडक्शन जाएगा, जब उस सेल का डीएनए इंड्यूस करेगा, वही उसी तरीके से कि मम्मी को रोटी 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 बनानी है, तो अब मम्मी डिसाइड करेगी ना कि डीएनए डिवाइड करना है कि नहीं करना। वैसी ही चीज यहाँ पे, जब इसको डिसाइड कर लेगी ये सेल कि हमें डिवीजन में जाना है, तो G0 से पहले कहाँ आएगी, G1 में। ओके, तो G0 G1 के पहले ही रहेगा हमेशा, सीक्वेंस भी दिखा रहा है, और इंटरफेस का पार्ट होगा उस केस में जब सेल जाएगी रेस्ट फेज में। कोई कंटिन्यूअस डिवीजन है, जैसे जाइगोट जब डेवलप कर रहा है, तो जाइगोट डेवलपमेंट इज अ क्लीवेज, वो कंटिन्यूअस डिवीजन तो इंडिकेट कर रहा है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था उसमें कि G0 फेज जो है वो कहाँ पे है, क्या है, वो सेल साइकिल का पार्ट है, सस्पेंडेड पार्ट है, एग्जिट है। तो दिस इज बेसिकली सस्पेंडेड पार्ट। जैसे किसी को कुछ देर के लिए जॉब से निकाल गया लेकिन उसकी जॉब नहीं गई, तो दैट इज सस्पेंशन। उसको एक टाइम के टाइम पीरियड में, जब तक उसके पीछे इंक्वायरी वगैरह हो जाएगी, देन डिसीजन होगा कि उसको री लेना है या री जॉब पे लेना है या उसको टर्मिनेट कर दे। तो एग्जिट इज एक्चुअली टर्मिनेशन। तो G0 में न्यूरॉन सेल अरेस्ट होती है, नर्वस सेल जो है आपकी दैट इज अरेस्टेड इन G0 फेज, इसलिए उसका कभी G1 फेज नहीं आ सकता, वो वहां पे अरेस्ट, उम्र कैद की तरह। ओके, इसलिए न्यूरॉन सेल्स ग्रो नहीं करती, ग्रो करती मतलब डिवाइड नहीं करती। A diagrammatic view of cell cycle indicating formation of two cells from one cell. Is it clear? सीक्वेंस समझ में आया? हाँ, साइंटिस्ट लिख लो। टीम हंट डिस्कवर्ड द फर्स्ट साइक्लिन मॉलिक्यूल इन द अर्ली 1980s। ये बहुत पुरानी डिस्कवरी नहीं है, 1980s की डिस्कवरी। सब एक तरीके से रिवोल्यूशनरी डिस्कवरीज हुई है, क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी आ चुकी है। तो इस केस में अब जो भी बायोमोलिक्यूल के पॉइंट ऑफ व्यू से वो छोटे छोटे साइकिल्स, पाथ, इनको इनको डिस्कवर किया था। ओके बच्चा, बैटरी लोग पता नहीं कौन से लैंग्वेज में। ओके, तो टीम हंट डिस्कवर्ड द फर्स्ट साइक्लिन मॉलिक्यूल इन द अर्ली 1980s में ये डिस्कवरी हुई थी। साइक्लिन्स क्या है, जो कंट्रोल करते हैं, चेक करते हैं। ओके, या इसके स्पीड अप को कंट्रोल करेंगे। जैसे जस्ट सपोज, चलो बोलो, साइक्लिन्स आर प्रोटीन्स फॉर्म्ड एंड डिग्रेडेड ड्यूरिंग द ईच सेल साइक्लिंग। ईच सेल साइकिल, एक सेल साइकिल में फॉर्मेशन होता रहेगा, डिग्रेड होते रहेंगे। और जस्ट लाइक कि जैसे आप कोई बाइक चल रहा है, तो बाइक कैसे चल रहा है, इंजन से चलता है। ठीक है, किसी भी आप कोई भी ऐसे टू व्हीलर देखो, फोर व्हीलर देखो, सभी इंजन पे डिपेंडेंट है। गियरलेस कार आ सकती है, ठीक है, लेकिन इंजन लेस नहीं आएगी। हो सकता है कल को कुछ आ जाए, पता नहीं, ठीक है, लेकिन अभी इंजन लेस कार नहीं है। तो इंजन है, ये सब साइक्लिन्स वगैरह क्या है, ये ऐसे प्रोटीन्स हैं जो चेक पॉइंट की तरह भी वर्क कर रहे हैं, और इसकी स्पीड को, इसके पाथ को, कैसे सेल को कैसे दिख रहा है कि इस फेज, ये फेज कंप्लीट हो गया है, इट इज द एंड ऑफ प्रोफेज, नाउ गो फॉर द मेटाफेज। वहां कोई बैठा तो है नहीं, ठीक है, तो सेल खुद ही कोऑर्डिनेटेड वे में ये सारे फंक्शन कर रही है बेटा। साइक्लिन्स इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, साइक्लिन से क्वेश्चन आता है। They were named cyclin because the levels of these proteins varied periodically during the cell cycle. इसलिए इनकी कैटेगरी, ठीक है। अब साइक्लिन अकेले काम नहीं करता है, साइक्लिन को भी कोई सपोर्टिव चाहिए। तो साइक्लिन हमेशा किसके सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड करते हैं, दैट इज सीडीके मॉलिक्यूल। कल हर्षिता तुमने मैसेज किया था ना, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। तो सीडीके क्या होते हैं, दे आर द
सेकेंडरी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, या हार्मोन को ले लो आप, तो हार्मोन जो होते हैं वो प्राइमरी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसके अलावा कोई भी सिग्नल सिस्टम चल रहा है तो वो सेकेंडरी में आता है। मतलब सेल के अंदर कोई और सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है तो उसको सेकेंडरी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल कहते हैं। प्राइमरी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो खुद का सिग्नल दे रहा है, सबसे पहले वही सिग्नल दे रहा है। जैसे हार्मोन सिक्रीट हुए, ट्रैवल कर रहे हैं वो ब्लड के थ्रू, अब वो सेल के रिसेप्टर, सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे वो रिसेप्टर पे पहुंच के बाइंड करते हैं। ठीक है, बाइंड करके तो उन्होंने सिग्नल दिया। कुछ ऐसे हार्मोन है जो डायरेक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे बाइंड कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो डायरेक्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे बाइंड कर रहे हैं या न्यूक्लियोपोर से भी एंटर करके डीएनए के पास जा, उसलिए न्यूक्लियोपोर वाले को। तो ये दोनों अलग अलग मैकेनिज्म हो। प्राइमरी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल क्या हुआ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे रुक गया है और वो वहां पे सीडीकेस आएंगे। ठीक है, कुछ भी सिग्नलिंग, कैल्शियम आयन भी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल की तरह वर्क करता है, तो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है वो उससे सिग्नल लिए और डीएनए तक इंफॉर्मेशन को पहुंचे। तो ये जो सेकंड पोजीशन पे आया, दैट ऑल आर सेकेंडरी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। जो प्राइमरी सिर्फ सिक्रीट हुआ है, कहीं फॉर्म हुआ है और खुद से जा रहा है, जैसे कोरियर बॉय आया, तो कोरियर कोरियर बॉय, आपने अमेजोन से कोई ऑर्डर किया तो कोरियर बॉय जो लेके आ रहा है वो प्रोडक्ट लेके आने वाला क्या हो गया, प्राइमरी। लेकिन आपने डोर पे रिसीव किया और आप पापा को दे रहे हो या मम्मी को दे रहे हो, तो आप वहां पे वर्क किए कैसे, सेकेंडरी के लिए। तो इस तरीके से सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को कैटेगराइज किया। तो दीज आर एक्चुअली सेकेंडरी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, thereby regulating the CDK activity and selecting the proteins to be phosphorylated। एनर्जी देना है बेटा, एटीपी किसको एनर्जी जाएगी, कहाँ पे एनर्जी लगेगी, ये सारी प्रोसेस वहां पे हो रही है। तो ये इनका साइक्लिंग और सीडीके मॉलिक्यूल्स का कंट्रोल सिस्टम चलेगा सेल को प्रॉपर डायरेक्शन में या प्रॉपर स्पेस से पूरे एक स्पीड से मेंटेन करने। ओके, समझ में आया। तो सीडीके मॉलिक्यूल्स एंड साइक्लिन्स ड्राइव द सेल फ्रॉम वन फेज टू द नेक्स्ट। ओके, एस फेज हो गया, ग्रोथ फेज में जाओ, G2 में जाओ, G2 हो गया चेक पॉइंट, चेक क्लियर हो गया, सारा चीज क्लियर है, ऑल सेट, प्रिपरेशन फुल है, प्रिपरेशन कुछ कमी है टर्मिनेट करो, प्रिपरेशन कमी है रिपेयरेबल हो सकती है, G2 में और टाइम लो, रिपेयर कर लो, उसके बाद जाओ। इस तरीके की प्रोसेस चल रही है। ओके बेटा, तो एक फेज से दूसरे फेज में ट्रेवल कराने के लिए जो इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, दैट आर सीडीके एंड साइक्लिन, और ऑब्वियसली दे आर प्रोटीन्स, so they are synthesized from the DNA, सेंट्रल डॉग्मा, डीएनए, एमआरएनए, प्रोटीन। तो आपको पता है ये सब कहाँ चला गया, अंडर द जेनेटिक कंट्रोल, लिंक हुआ वहां पे। ठीक है, तो अंडर द जेनेटिक कंट्रोल चल रहा है। द सीडीके मॉलिक्यूल्स कैन बी कंपेयर्ड विद एन इंजन एंड द साइक्लिन विद अ गियर बॉक्स। ठीक है, चलो अब ये गियर बॉक्स वाला अच्छा एग्जांपल दे दिया है यहाँ पे। अब हम बोल रहे हैं सीडीके को कंपेयर किए इंजन से। तो इंजन तो सिर्फ गियर वाले जो गाड़ियां हैं उसमें सिर्फ इंजन से तो काम नहीं चलेगा। देखा होगा आपने, ड्राइव करते वक्त गियर चेंज होता रहता है, कार की स्पीड के अकॉर्डिंग गियर चेंज होता रहता है। गियर नहीं चेंज करेंगे तो कार बंद होते हुए भी देखी होगी। तो देयर इज अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंजन एंड गियर बॉक्स। तो उसी तरीके से साइक्लिन और सीडीके की एक्टिविटी जो है वो एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में चलती रहेगी। CDK molecules can be compared with an engine and the cyclin with a gearbox, controlling whether the engine will run in the idling state, एक जो state है ideally जो चल रहा है उस stage में, और drive the cell forward in the cell site, आगे करेगा, रोकेगा, चेक करने को बोलेगा, रिपेयर करने को बोलेगा, सारी पॉसिबिलिटी, लेकिन वो वहां पे डिसाइड करेंगे। तो दे आर बिहेविंग लाइक अ पुलिस ऑफिसर, ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर, कि अब इस रास्ते पे जाना है या नहीं जाना। तुम इस रास्ते पे जाने के लिए तुम्हारे पास ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है या नहीं है। जैसे कोरोना के टाइम में तुमने देखा होगा कि डिस्ट्रिक्ट वाइज ट्रांसपोर्टेशन भी रुक गया था, स्टेट वाइज तो बहुत पहले रुका था। तो फिर जब अलाउ हुआ था तो एक सर्टिफिकेट बन गया, ट्रैवल करने के लिए आपको वो सर्टिफिकेट दिखाना होता है। तो इस तरीके से मतलब समझो इसको कि बस वो चेक करके आगे जा रहा है। अब इनको मिल गया नोबेल प्राइज, तो तुम्हारे लिए हो गए याद करने के लिए। तो नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन 2001 was awarded by jointly by the हार्टवेल, हंट एंड नर्स, ये तीन नाम है। ओके,
काम कौन सा है बेटा? काम हो गया इनका 1980s में, यहाँ पे काम हो रहा था। नोबेल प्राइज और वेरिफिकेशन होते होते इनके जिंदगी के 20 साल चले। समझ में आई बात? साइंटिस्ट लोग बहुत पेशेंस के साथ वर्क करते हैं। नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन गिवन टू हार्टवेल, हंट एंड हर्स फॉर द डिस्कवरी ऑफ साइक्लिन एंड सिडिकेज स्टेट। तो सेल साइकिल को चलो थोड़ा सा समरी करते हैं और कुछ पॉइंट्स देखते हैं फटाफट। विजिबल है ना सबको? The sequence of events which occurs between the formation of a cell and its division into the daughter cell is called cell cycle. Complete event तो आपने cell cycle कह दिया। Before dividing a cell must double its mass. Mass मतलब cytoplasmic content, surface area, plasma membrane क्या, perimeter। ठीक है, ये सब बढ़ना चाहिए। छोटी सेल हाईली एक्टिव होती है, कुछ याद हो? सरफेस एरिया, वॉल्यूम रेशियो, एक्टिविटी, क्लियर? इट्स मास एंड डुप्लीकेट ऑल इट्स कंटेंट। सेल ऑर्गेनल भी डबल होने चाहिए, डुप्लीकेट होने चाहिए, क्योंकि इक्वली डिवाइड करना। दोनों सेल अब अलग अलग बनेंगी तो उनको सारे सेल ऑर्गेनल्स वगैरह बेटा चाहिए रहे, so that the new daughter cells contain all the component in the required amount, minimum requirement। एक होता है ना कि जैसे देखो किसी फैमिली में, एक तो कल मैंने इन दोनों को पढ़ने भेज दिया अलग अलग कॉलेज में, वो भी एग्जाम्पल समझ में आ रहा है। किसी फैमिली में बहुत बड़े बड़े बच्चे हो गए, शादी ब्याह हो गई, उसके बाद लड़ाइयाँ हो रही है, प्रॉपर्टी का ही डिवीजन हो, तो कैसे होगा? कि अब ये डिपेंड करता है कि भाई धीरू अंबानी ने अनिल अंबानी बना दिया और मुकेश अंबानी, ठीक है, दो बच्चे उनके, प्रॉपर्टी वो डिवाइड करके चले गए। अब अनिल अंबानी कहाँ है, मुकेश अंबानी कहाँ है? तो आगे की ग्रोथ, आगे की उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, इसके बाद वो क्या किए, दैट इज डिपेंडेंट ऑन देम। लेकिन बेसिकली जब डिवाइड करेंगे तो मिनिमम रिक्वायर्ड अमाउंट तो दोनों को देना होगा। तो दैट इज द पॉइंट कि डॉटर सेल जो बनने जा रही है उनको मिनिमम सप्लाई के लिए, भाई तुम्हें इतना एक रहने को घर चाहिए तो तुम इतना ले लो, तो पैसा जिसकी जैसी प्रॉपर्टी होती है वो उसके अकॉर्डिंग डिवाइड कर डिस्ट्रीब्यूट कर दे। तो मिनिमम रिक्वायर्ड अमाउंट डॉटर सेल को दे दिया जाएगा। फिर इट डिपेंड्स ऑन डॉटर सेल्स न्यूक्लियस, उसका खुद का डीएनए अब डिसाइड करेगा कि उसकी सेल की कितनी ग्रोथ होनी है, कैसे डिफ्रेंशिएट होना है, ये उसका अपना मैकेनिज्म है which are needed to begin the life. In cell cycle, most of the time occupied for the preparation for division. This is known as growth phase, gap phase, दोनों correct है, clear? Then the cell divides. This is known as division phase. Howard and Pell, again scientist हैं, they were discovered 4 stages in a cell cycle: G1, S, G2 and M phase. They are known as interphase. क्या इसी को आप पूरा ग्रोथ फेज, सिंथेसिस फेज भी कह सकते हैं। ये अब इम्पोर्टेंट पॉइंट, एनसीईआरटी से हटके आपको बहुत बारीकी से समझना है कि G1 और G2 में क्या डिफरेंस है। एस क्लियर है, एम क्लियर है, एम के अंदर फिर जब आप सब फेजेस में आते हो तब कंफ्यूजन। लेकिन यहाँ पे तीनों फेज में जस्ट एम फेज के पहले क्या क्या हो जाना चाहिए, दैट इज इम्पोर्टेंट। इंटेंसिव सेलुलर सिंथेसिस, तभी तो वो ग्रोथ करेगा। सेलुलर सिंथेसिस मतलब साइटोप्लाज्मिक एक्टिविटी बढ़ रही, ओके। प्रोडक्शन ऑफ लाइसोसोम, सारे ऑर्गेनल को डिवाइड करने के लिए, डिवाइड करना है, बढ़ाना है नंबर में। और आगे तो सभी ऑर्गेन डिवीजन नहीं करते, प्लास्टिड डिवीजन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया डिवीजन करता है, ठीक है। बाकी ऑर्गेनल्स की सिंथेसिस हो तो फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनल्स बढ़ जाएगा। तो प्रोडक्शन ऑफ लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल, ईआर एंड अदर सेल ऑर्गेनल्स, ये सारे सिंथेसाइज कहाँ पे हो रहे हैं? जीवन से। एक्सेप्ट माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि इसका काम है एनर्जी प्रोड्यूस करना, जो चाहिए बेटा स्पिंडल apparatus या डिवीजन फेज के लिए। तो इसके लिए अभी प्लेस है G2, वहां पे डिवाइड हो जाएगा। तो डायरेक्ट जब एकदम टॉप लेवल का क्वेश्चन आता है तो माइटोकॉन्ड्रिया डिवीजन टेक्स प्लेस इन विच फेज? G1, G2, G2 is more acute, okay. सिंथेसिस ऑफ mRNA, rRNA एंड TR, ये भी सब कहाँ हो गया? डीएनए नहीं है, ये ध्यान देना। दिस इज द आरएनए सिंथेसिस। क्यों? क्योंकि ये तीनों ही आपको चाहिए बेटा जी प्रोटीन बनाने के लिए। पढ़ा हुआ है आपने, न्यूक्लियस पढ़ाते वक्त ये हिंट दिया था मैंने। mRNA, rRNA, tRNA, tRNA अमाइनो एसिड को लेके आ रहा है, rRNA राइबोसोम का पार्ट है, ठीक है। तो वो mRNA को भी बाइंड कराएगा, tRNA को भी बाइंड कराएगा। mRNA तो खुद ही सेक्रेटरी है,
तो क्योंकि ये सारी चीजें आपको प्रोटीन सिंथेसिस के लिए चाहिए और जीवन फेज प्रिपरेशन कर रहा है फॉर द डीएनए रेप्लिकेशन, एंजाइम्स उसको डीएनए रेप्लिकेशन के भी कॉम्प्लेक्स एंजाइम्स चाहिए, तो यहाँ पे प्रॉपर सिंथेसिस चल रही है प्रोटीन्स की, इसलिए एमआरएनए की सिंथेसिस। और जीवन फेज में क्या हो रहा है, प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम, अगेन रिलेटेड टू प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम न्यूक्लियोसोम में बनेगा, न्यूक्लियस के अंदर बन रहा है, तो वहां पे आपको ध्यान रख, यहाँ पे राइबोसोम की सिंथेसिस भी होगी। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल प्रोटीन सिंथेसिस, स्ट्रक्चर बनाने के लिए भी जो प्रोटीन चाहिए वो भी यहाँ पे सिंथेसाइज हो जाएंगे। फंक्शनल प्रोटीन मतलब एंजाइम की बात हो रही है, वो भी यहाँ सिंथेसिस का स्टार्ट हो जाएगा। हाईली मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल इज रिपोर्टेड इन जीवन फेज, क्योंकि जस्ट आफ्टर द जीवन फेज इसको एस फेज में जाना, मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगी G2 फेज में, ठीक है, क्योंकि एम फेज में जाना। लेकिन यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस वाला काम थोड़ा सा ज्यादा है कंपेयर टू, क्योंकि डीएनए सिंथेसिस रिक्वायर्ड अ कॉम्प्लेक्स एंजाइम एक पूरी मैकेनिज्म के अंडर में डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस। मोस्ट ऑफ द सेल ग्रोथ की बात करें तो वो यहाँ पे हो जा रही है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनिज तो ये सब यहीं पे आ गया बेटा, डिवाइड कर रहे हैं, तब डेवलप हो रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट को छोड़ दिया जाए। द डिसीजन ऑफ सेल डिवीजन टेक्स प्लेस इन दिस फेज, कि डिसीजन लेना है मतलब मम्मी के ऊपर रोटी का प्रेशर इसी फेज में बढ़ चुका है, तब तो वो अपना असिस्टेंट कोई मंगा रहे हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ में एक चीज यहाँ पे कंक्लूडिंग पॉइंट की तरह ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनिज का फॉर्मेशन जीवन फेज में, प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेटेड आरएनए सारे फॉर्म हो जाएंगे जीवन फेज में, राइबोसोम जीवन फेज में, एंड मेटाबॉलिकली हाईली एक्टिव सेल होगी, क्योंकि ये सारी चीजों के फॉर्मेशन में खुद की मेटाबॉलिज्म के लिए बायोमोलिक्यूल वाला साइकिल आपको समझना है कि वो टर्नओवर हो रहा है, एक दूसरे में चेंज होते जा रहे, तो पूरी फौज लगी हुई है काम करने, तो हाईली मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी, ज्यादातर रिएक्शंस यहाँ पे चल। These protein molecules are known as trigger protein और U protein। कौन से प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो यहाँ पे आपके सिंथेसाइज होंगे, ठीक है, क्योंकि ये डिसाइड करेंगे कि बेसिकली आपको दिया है साइक्लिन और सीडीके के लिए ट्रिगर प्रोटीन, ठीक है। इनिशियली साइक्लिन और सीडीकेस जब डिफाइन नहीं हुए थे, मतलब देखा तुमने 1980s की डिस्कवरी है, तो उसके पहले आप इनको सिर्फ क्या कह सकते थे, प्रोटीन्स है। नेचर देख लिया, केमिकल्स देख लिया, पॉलीपेप्टाइड है, तो वी कैन से कि दे आर फंक्शनल प्रोटीन। जब डिफाइन हो गया कि हाँ वो चेक पॉइंट्स है, तो उनको नाम दे दिया गया कि दे आर द साइक्लिन्स एंड सीडीकेस। ओके, फिर उनकी कैटेगरीज आ जाती है। तो दीज प्रोटीन्स, ये थोड़ा सा आपका एक स्लाइड आगे पीछे हो गया, पहले जाएगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे चलेगा, ठीक है, हम सीक्वेंस में कर देंगे, नोट्स दे देंगे। These proteins help the cell to cross the R point। R point क्या होता है, चेक पॉइंट है एक तरीके। रेप्लिकेशन के लिए क्या सेल रेडी है, तो हाँ R पॉइंट को क्रॉस कर, तो G1 और S फेज के बीच में क्या होगा, एक चेक पॉइंट होगा। जस्ट आप ऐसे समझो बेटा, इमेज होगा, एक मिनट, चेक पॉइंट भी हम आपको समझा देते हैं। G1 और S फेज के बीच में, मतलब एस फेज के लिए यू आर रेडी, चेक कर लिया और आगे बढ़ा दिया, तो एक चेक पॉइंट, ये पहला चेक पॉइंट क्रॉस हो गया, तो सेल साइकिल इज नाउ इन रिवर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन कि आप एस फेज में जाओ। एस फेज में कोई चेक पॉइंट नहीं होता, सिर्फ डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है। रेप्लिकेशन प्रॉपर हुआ है या नहीं, और एम फेज के कंपोनेंट प्रॉपर बने हैं कि नहीं, ये एक साथ चेक कहाँ हो गए, G2 और एम फेज के बीच में दूसरा चेक पॉइंट। चेक पॉइंट समझ लो, तो यहाँ पे सब जगह पे क्या है, साइक्लिन और सीडीकेज है जो इसको कंट्रोल कर रहे हैं कि जो प्रोसेस चल रही है वो प्रॉपर वे में चल भी रही है कि नहीं चल रही, क्लियर है। फिर एक चेक पॉइंट कहाँ होता है, एम फेज में। एम फेज में मतलब माइटोटिक फेज के भी एम फेज में, मेटाफेज, कंफ्यूज नहीं करना है, एम मतलब माइटोटिक फेज, माइटोटिक फेज के अंदर भी मेटाफेज में। क्यों, क्योंकि थोड़ा सा मैंने एक स्पिंडल अपरेटस वाला सीन तुम्हें दिखाया था, क्रोमोसोम नंबर काउंट कहाँ कर सकते हैं, क्रोमोसोम का शेप कैसे स्टडी कर सकते हैं, उस टाइम मैंने बताया हुआ है कि एम फेज में इक्वेटर पे अरेंज होता है, तब जो ब्रॉडर पार्ट है सेल डिवीजन के लिए ग्राउंड का, इस इक्वेटर पे अरेंज है, तो कोई लाइन से अरेंज हो गया, नाउ इट इजी टू काउंट, इट इज इजी टू चेक ऑल्सो
कि सारे क्रोमोसोम पेयरिंग हो गई क्या, सभी क्रोमोसोम अरेंज है क्या, सभी का डुप्लीकेशन और प्रॉपर सेपरेशन हो गया था क्या, क्या इनको तोड़ने का टाइम आ गया है, डॉटर को अलग करने का टाइम आ गया है, ये सारा चेक करने के लिए, इसलिए एम फेज में, माइटोटिक फेज में एक चेक पॉइंट होता है, दैट इज एम चेक पॉइंट। क्लियर है? अब चेक पॉइंट से रिलेटेड आएगा तो उसको तुम्हें इसी तरीके से समझना है कि ये घर है, घर से निकले तो सारे रास्ते से होते हुए कहीं कहीं जा रहे हैं, और जगह जगह पे ट्रैफिक पुलिस हमें मिल रही है, चेक करते जा रही है कि इस साइड जाना है या नहीं जाना है, वो हमें सिग्नल दे। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है सबको? तो आर पॉइंट जो रेप्लिकेशन के पहले होता है, दैट इज द आर पॉइंट। नाउ दीज प्रोटीन्स आर आइडेंटिफाइड एज साइक्लिन्स एंड सीडीके काइनेज। सेल साइकिल्स इंजन कहा गया इनको। इफ सेल कैन नॉट क्रॉस द आर पॉइंट, इट इज सेड टू बी इन जी0 फेज। अगर आर पॉइंट क्रॉस नहीं कर रहा है तो या तो उस सेल को अभी डिवाइड करना ही नहीं है, ग्रोथ फेज इतना नहीं चल रहा है कि उसको डिवाइड करना है, तो उसको हम जी0 फेज में भी कह सकते हैं। जी1 फेज में है वो, ये भी पता चल सकता है, जी0 फेज में है, ये भी पता चल सकता है, बस वो ग्रोथ फेज कैसा चल रहा है उसका, इससे दोनों में स्लाइटली डिफ्रेंशिएट किया जाता है। ओके, अगर यहाँ से चेक पॉइंट क्रॉस नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो जीवन में प्रिपरेशन ही नहीं कर रहा है ना, इसलिए इसलिए मोर एप्रोप्रिएट है कि वो जी0 फेज में, क्योंकि चेक पॉइंट उसको बार बार डिनाई कर रहा है कि वो पहले ग्रोथ 1 तो कंप्लीट करो, तब हम तुम्हें एस फेज में भेजेंगे। तो ऐसी प्रोसेस नहीं हो रही है, दैट्स वाई यहाँ पे लिखा हुआ है जी0 फेज में। इट बिकम्स अ परमानेंट सेल एंड अंडरगोज इन डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन होता है, बहुत बेसिक लेक्चर में पढ़ाया हुआ है। डिफरेंशिएशन मतलब अपने आप को डिफरेंशिएट कर। ओके, आप सब स्टूडेंट हो लेकिन आप बायो पढ़ रहे हो, तो आप में एक डिफरेंशिएशन है कि यू आर द फ्यूचर मेडिकल। ठीक है, आप आगे मेडिकल स्टूडेंट बन सकते हो, दैट इज द डिफरेंशिएशन। और जब बन जाओगे तो वैसे ही आप सबसे अलग हो जाओगे, तो आप मेडिकल स्टूडेंट हो जाओ। ठीक है, फिर एमबीबीएस, फिर एमबीबीएस में और स्पेशलाइजेशन है, एमडी में गया इंसान, कोई गायनेकोलॉजिस्ट बन रहा है, कोई कार्डियोलॉजिस्ट बन रहा है, तो वो और डिफ्रेंशिएट होता है। मतलब जितना डिफ्रेंशिएशन उतना स्पेशलाइजेशन, आप किसी से अलग होते जाओ। ठीक है, आप छोटे रहोगे 5 साल के तो आप झुंड में खेल रहे होगे पार्क में, तो कोई तब तो इतना लड़का लड़की का भी फर्क नहीं, सब दोस्त बन के बढ़िया से खेल रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे एक पूरा डिफ्रेंसिएशन लाइफ में आ रहा है। उसी तरीके से आप अपने एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिफ्रेंशिएट करो। तो अगर कोई जी0 फेज में है, इसका मतलब या तो वो अरेस्ट है, वो डिवाइड नहीं करना चाहते, या वो इंडक्शन एट द टाइम ऑफ इंडक्शन, जैसे स्किन कट वाला एग्जांपल है, अभी नहीं डिवाइड कर रही है सेल, लेकिन यहाँ पे एक कट लग जाएगा तो ये डिवीजन में आ जाएगी आसपास के सेल, तो दैट इज इंडक्शन। किसी ने इंडक्शन इंड्यूस कर दिया कि डिवीजन करना है। ओके बच्चों, अगर जी0 में है तो उसको अपन कह सकते हैं इट बिकम्स अ परमानेंट सेल। प्लांट के केस में अपन बात करेंगे परमानेंट सेल, और एनिमल के केस में आपको ध्यान रखना है न्यूरॉन्स आर द परमानेंट सेल। बार बार आ रहा है, एग्जांपल दे रहे हैं। एंड अंडरगोज इन डिफरेंशिएशन, लेकिन न्यूरॉन अपने कनेक्शन बना सकता है, न्यूरॉन एक्सॉन बनाएगा, न्यूरॉन डेंड्राइट्स बनाएगा, अपने स्ट्रक्चर को इलोंगेट कर रहा है, तो वो डिफरेंशिएट तो हो रहा है। एक नर्व सेल रखी है, उसको आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू, हम लीवर सेल एक बना दें आपको, हिपेटिक लोब्यूल बनाए, तो हिपेटिक लोब्यूल ये है, आप देख सकते हो इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर से आप बता सकते हो कि ये नर्व सेल है, तो इसने अपने को डिफरेंशिएट किया, इसने अपने को डिफरेंशिएट किया। ओके बच्चा, और ये शेप और स्ट्रक्चर डिफाइन होता है साइटोस्केलेटन माइक्रोट्यूब्यूल से। ठीक है, ये पढ़ा हुआ है तुमने। G1 phase also known as gap 1 phase, generation 1 phase, pre-DNA synthesis phase। gap 1 बता दिया मैंने, generation क्योंकि यहाँ पे हाईली मेटाबॉलिक है, जनरेटिव फेज है, जनरेशन हो रहा है, सभी ऑर्गेनेल्स बन रहे हैं, सब पूरा मेटाबॉलिकली हाई एक्टिव है। प्री डीएनए सिंथेसिस ऑब्वियसली एस के पहले G1, तो प्री डीएनए हो गया, तो सेम में यहाँ से देखो G2 के लिए आ जाएगा पोस्ट डीएनए सिंथेसिस। अलग अलग टर्मिनोलॉजी है। G1 followed by the S phase. It is also called synthetic phase. In this phase, the cell doubles its DNA content. सबसे मेन काम क्या है कि डीएनए को डबल होना है। Okay? The duplication, doubling of DNA, synthesis of DNA, replication of DNA, सब एक ही चीज है। The duplication of DNA is known as replication. This takes place in S phase, and here most active enzyme is DNA polymerase.
फंक्शन क्या हो जाएगा, पॉलीमराइजेशन ऑफ डीएनए, पॉलीमराइजेशन ऑफ डीएनए। सो रहे हो क्या बेटा? ठीक है, मतलब डीएनए इज अ पॉलीमर, पॉलीमर फॉर्मेशन। न्यूक्लियोटाइड बनेंगे, न्यूक्लियोटाइड की चेन बनेगी तो डीएनए का पॉलीमर हो जाएगा। डीएनए रेप्लिकेशन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एस फेज, सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। हिस्टोन प्रोटीन, दिस इज डायरेक्ट क्वेश्चन, उसमें जाएगा और याद रहना चाहिए। हिस्टोन प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन एस फेज, और मोर अप्रोप्रिएट आंसर है G1 एंड S फेज बोथ। प्रोटीन सिंथेसिस आपने वहां पे भी देखा, तो हिस्टोन प्रोटीन्स आर द प्रोटीन विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडेंसेशन ऑफ, मतलब डीएनए को कॉइलिंग करने के लिए हिस्टोन प्रोटीन चाहिए। डीएनए एसिड होता है, एसिड बेस के साथ कॉइल कर सकता है, अट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है। हिस्टोन बेसिक प्रोटीन होते हैं, तो जस्ट इसके चारों तरफ कॉइलिंग करते हैं। अब नंबर ऑफ डीएनए बढ़ना जा रहा है, तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ प्रोटीन्स भी चाहिए, ठीक बेटा। हिस्टोन प्रोटीन्स आर, अगर एक पूछा जाए तो एस फेज इज मोर अप्रोप्रिएट, एंड इसके लिए बेस्ट आंसर है G1 और एस फेज बोथ, ठीक है। लेकिन एस पूछ रहा है तो एस के लिए जाना है, G1 को छोड़ देना। एस अगर अलग से दे दिया तो एस इज प्रायोरिटी। Once a cell doubles its DNA content, it must divide to reduce its DNA to normal. एक सेल अगर अपना डीएनए कंटेंट डिवाइड कर लिया है तो इट इज नाउ कि वो सेल डिवीजन में एम फेज में जाएगी ही जाएगी या डिस्ट्रॉय हो जाएगी, वो अब नॉर्मल सेल नहीं हो सकती, ये रिवर्स नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे इसको इस तरीके से समझो, किसी घर में बहुत सारी लड़ाइयां बढ़ गई, जेठानी देवरानी ऐसा दूसरे को जानते हैं, जेठानी देवरानी, जेठानी देवरानी वर्ड नहीं जानते, बड़ी बहू छोटी बहू समझते हो? घर में दो बहू हैं, बड़ी बहू को जेठानी बोलते हैं, छोटी बहू को देवरानी बोलते हैं। अब बड़ी बहू छोटी बहू में इतनी लड़ाइयां बढ़ गई हैं कि बिना अलग किए कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो दैट इज द टाइम कि अगर लड़ाइयां इतनी बढ़ गई हैं तो डीएनए को डबल करना ही पड़ गया है, लोड बढ़ा इसलिए डीएनए डबल हुआ। अभी खाना ऊपर नीचे बनने लगे, तो इससे अच्छा है कि भाई घर में एक एक बिल्डिंग के अंदर रह के लड़ते रहो, थोड़ा दूर दूर हो जाए, तो फिर वहां से डिविजन आ जाए। So once a cell doubles its DNA content, it must divide to reduce its DNA to normal. नॉर्मलाइज होना पड़ेगा उसको, क्योंकि अगर आप इसको डॉटर क्रोमोसोम की तरह देखो तो देयर इज अ टीलोफेज स्टेज जहां पे 46 क्रोमोसोम हो जाएंगे। पूरी साइटोकाइनेसिस नहीं हुई है लेकिन डॉटर क्रोमेटिड क्रोमोसोम के फॉर्म में है, तो दैट इज द स्टेज 46 क्रोमोसोम। ये ह्यूमन नहीं रहेगा अगर ये अलग नहीं हुआ तो। समझ में आया? इंपॉर्टेंस ऑफ डिवीजन समझ लो, खुश रहो दूर। G2 फेज आ गया। G2 फेज क्या कह रहा है? ऑल्सो कॉल्ड पोस्ट डीएनए सिंथेसिस, अभी बताया मैंने जस्ट सीक्वेंस, इसलिए क्या निमोनिक की कहाँ जरूरत पड़ती है, फिर भी बच्चे याद करके आते हैं मैम हमारा हो गया सेल साइकिल, हमने निमोनिक से, अरे क्यों नीड आया, क्या नीड है? G1 होगा एस के पहले, G2 होगा एस के बाद, सीक्वेंस है। इंटेंसिव सेलुलर सिंथेसिस, फिर से सेलुलर सिंथेसिस स्टार्ट हो गई, लेकिन ये सेलुलर सिंथेसिस माइटोकॉन्ड्रिया पे फोकस है, क्योंकि अब एटीपी बनाने जो एम फेज के लिए आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स के स्पिंडल एपरेटस, माइक्रोट्यूब्यूल्स अलग से पड़े हो सेल में, स्पिंडल एपरेटस बनेगा। एक एक स्पिंडल एपरेटस को बनाने के लिए 30 अमाउंट मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी नीडेड है। तो इस केस में ऑब्वियसली आपको समझ में आ रहा है कि एटीपी की नीड ज्यादा है, ओके। तो माइटोकॉन्ड्रिया डबल करो, बाइनरी फिजन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, डुप्लीकेशन होता है, पूरा का पूरा माइटोकॉन्ड्रिया डबल हो रहा है। तो इंटेंसिव सेलुलर सिंथेसिस, जिसमें सबसे हाई अमाउंट में क्या होता है बेटा? सेलुलर रेस्पायरेशन। और ये एक ऐसा फेज है जहां पे ऑक्सीजन का इंटेक बढ़ता है, ऑक्सीजन की सप्लाई ज्यादा चाहिए, वो पर्टिकुलर डिवाइडिंग सेल जो होगी ब्लड से मोर ऑक्सीजन, हमेशा यहाँ पे रेस्पिरेशन जब पढ़ाएंगे तुम्हें तो तुम्हें समझ में आएगा जो कंसेंट्रेशन डिफरेंस है, ठीक है। आपके ब्लड कैपिलरीज में कंसेंट्रेशन डिफरेंस है CO2 का, ऑक्सीजन का, विद रिस्पेक्ट टू लंग्स एंड टिश्यू। जहां पे आपकी सप्लाई जा रही है वहां पे ऑक्सीजन की कमी होगी, तभी ऑक्सीजन ज्यादा से कम की तरह, सिंपल डिफ्यूजन का लॉ, हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन ट्रांसपोर्ट, ठीक है। CO2 आएगी तो लंग्स की तरफ कम है, बाहर लंग्स में कम है, ऑक्सीजन वहां ज्यादा है, ऑब्वियसली आप इनहेल कर रहे हो, और टिश्यू के साइड से ज्यादा आ रही है, ब्लड में ज्यादा है, तो ज्यादा से कम वो लंग्स में आए तब आप एक्सहेल कर पाते,
तो सिंपल से कुछ लॉ है यहाँ पे, सेलुलर रेस्पिरेशन बढ़ जाएगा, ब्रीदिंग बढ़ती है, मतलब सेलुलर रेस्पिरेशन बढ़ रहा है, ऑक्सीजन की सप्लाई इस फेज में सबसे हायर जाएगी। ओके, स्पिंडल फाइबर्स आर सिंथेसाइज्ड इन दिस फेज, अरेंज नहीं होंगे लेकिन माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर्म होंगे। अरेंज कहाँ होने, एम फेज में। अरेंज कहाँ होना है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के हटने के बाद ही अरेंज हो सकता है। जस्ट इट इज लाइक अ बाउंड्री, सेल है, न्यूक्लियर सेल, इधर सेंट्रियोल है, इधर डीएनए, तो ये बिहेव कर रहा है एक बाउंड्री की तरह। जब तक लेट प्रोफेज नहीं आएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जाएगा नहीं, तब तक स्पिंडल एपरेटस बनेगा नहीं। तो बेसिक फंडामेंटल है जो बच्चों को याद नहीं होते, लेकिन सोचो ना, तुम अगर यहाँ खड़े हो और इससे मिलना है तो इस बाउंड्री को तो क्रॉस करना पड़ेगा। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, इसको रटने की नीड ही नहीं है, उसके बाद ही फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल एपरेटस टेक्स प्लेस। तो जस्ट यहाँ पे आपको क्या समझना है, स्पिंडल फाइबर बन रहे हैं वो मॉलिक्यूल्स, वो स्ट्रक्चर जो स्पिंडल एपरेटस बनाने के लिए चाहिए, उसकी सिंथेसिस कहाँ हो गई, G2 फेज में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जीवन में नहीं होगी। रेस्ट ऑफ द सेलुलर सिंथेसिस टेक्स प्लेस। अब जो भी कमी रह जाएगी उसको चेक करेंगे सेकंड चेक पॉइंट पे, और जो भी सेलुलर सिंथेसिस की रिक्वायरमेंट है, प्लांट होगा तो वो क्लोरोप्लास्ट की भी सिंथेसिस हो जाएगी, और जो भी रिक्वायरमेंट, जो भी प्रोटीन एंजाइम एम फेज के रिस्पेक्ट में चाहिए, वो सब यहाँ पे फॉर्म। आरएनए भी बनेगा, टीआरएनए भी बनेगा, एसआरएनए भी, एमआरएनए भी बनेगा, सबका फॉर्मेशन होगा। स्टिल अभी प्रोटीन सिंथेसिस तो चल रही है। जब तक क्रोमोसोम कंडेंस नहीं होता है ना बेटा, तब तक वो फंक्शनल रहता। एक बार एग्जांपल बताया था तुम्हें कि अगर ओपन थ्रेड है, उस पर कुछ लिखा है तो तुम पढ़ सकते हो, मैं उसको बांध दूंगी तो तुम्हें पता नहीं चलेगा कि किस साइड से किस तरफ थ्रेड गया, तो आप सीक्वेंस नहीं रीड कर पाओ। तो जब डीएनए का सीक्वेंस ही नहीं रीड होगा तो वो फंक्शनल नहीं रह सकता। क्रोमोसोम कभी भी फंक्शनल नहीं होता, और यहाँ क्या है, अभी फंक्शनल है। तो सिंथेसिस चलती रहेगी, प्रोटीन सिंथेसिस होगा, गोल्जी वर्क करेगा, लाइसोसोम वर्क कर रहा है, सारे वर्क चल रहे हैं। क्लियर है बेटा? लेकिन दोनों के कंपैरिजन में हाईली मेटाबॉलिक पूछेगा तो जीवन। ओके, उसके लिए रीजन सिंपल सा ध्यान रखो, डीएनए सिंथेसिस इज अ कॉम्प्लेक्स फिनोमेना जिसके लिए बहुत रिक्वायरमेंट चाहिए, और वो रिक्वायरमेंट जीवन में ही होगी। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ सेल साइकिल क्या कह रहा है, मॉलिक्यूलर बेसिस मतलब मॉलिक्यूलर के लेवल पे कुछ बातें देखते हैं। द इवेंट दैट कंट्रोल डिफरेंट स्टेप्स ड्यूरिंग माइटोसिस एंड मियोसिस आर जेनेटिकली कंट्रोल, बता दिया मैंने, एग्जाम्पल भी समझ रहे हो, देख भी रहे हो। दे आर स्टडीड एट मॉलिक्यूलर लेवल, इनको पढ़ना होगा तो आप वहां पे देखो कौन सा एंजाइम वर्क कर रहा है, कौन सी चीजें कितने अमाउंट में बनी है, सीक्वेंस क्या फॉलो हुआ, सीक्वेंस एक डायरेक्शन में चल रहा है, कुछ डैमेज था, कुछ एबनॉर्मलिटी हो गई थी डीएनए रेप्लिकेशन में, कुछ एबनॉर्मलिटी होगी, तो वो या तो डीएनए रिपेयर हो सकता है, या तो जेनेटिक, अगर उसको आगे वहां से बढ़ गया वो, तो ऑब्वियसली वही जेनेटिक डिसऑर्डर होगा। ठीक है, और यही चेक पॉइंट अनकंट्रोल्ड हो गए तो कैंसर भी हो जाता है। कैंसर इज नथिंग, कैंसर इज अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। आसपास के सेल के हिस्से का खाना कोई खाया जा रहा है, खाया जा रहा है, वहां पे ट्यूमर बन, ट्यूमर और बड़ा, टुकड़े टुकड़े हो गए ट्यूमर के, तो वो कैंसर बन। समझ में आ रहा है? फिर मल्टी ऑर्गन कैंसर हो गया, वही टुकड़े इधर उधर ट्रैवल कर रहे हैं, वो ग्रो कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनके सारे चेक पॉइंट एंड पॉइंट किसी के कंट्रोल में ही नहीं है, वो कंटिन्यू डिवाइड कर रहा है, कंटिन्यू डिवाइड कर रहा है। तो तुमने देखा कि उसको एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स चाहिए होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए, ठीक है, उसके सेल ऑर्गेनल्स भी बढ़ रहे होंगे, सारी मैकेनिज्म वहां पे चल रही है। तो उस केस में वो आसपास के हेल्थी सेल्स को खाना शुरू कर देंगे, ठीक है, उनकी जगह लेना शुरू कर देंगे। दैट इज इन्फेक्शन, दैट इज कैंसर। So that should be studied at the molecular level. These studies were conducted on two varieties of fish. अब क्या होता है ना बेटा, आप स्टडी डायरेक्ट ह्यूमन पे नहीं कर सकते। एक, ह्यूमन का डिवीजन रेट फास्ट मतलब स्लो है, टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। ह्यूमन में इम्पैक्ट देखना है तो टाइम ज्यादा लगेगा। कोई आपको एडल्ट में इम्पैक्ट देखना, और आप आराम से बैठ तो नहीं सकते कि 20 साल में बड़ा होगा तब हम स्टडी करेंगे। समझ रहे हो बात? पूरा लाइफ प्रोसेस है ना ह्यूमन का। 60 ईयर्स तो एवरेज है बेटा, तो 60 ईयर का इम्पैक्ट देखने के लिए एक ह्यूमन बैठे रह जाएगा तो देखने वाला स्वर्गवास होगा। तो इसलिए ह्यूमन पे स्टडी कम किया जाता है। जब कोई स्टडी हो जाती है तो उसका कंपैरेटिव देख लिया जाता है। ओके, तो जो एक कहें कि मॉडल ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं, दैट इज सैक्रोमाइसिस सेरेवेसिस, जो कि यूनिसेलुलर है लेकिन यूकैरियोटिक। ह्यूमन यूकैरियोटिक है, मल्टीसेलुलर। तो यूकैरियोटिक सेल जैसे डिवाइड करेगा, उसकी समहाउ ही हम लोग डिवाइड कर रहे हो।
डबलिंग टाइम फास्ट है उनका, 90 मिनट में डिवाइड कर जाता है। तो आप देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर आपको इन बायोमोलिकुलर लेवल पे या मॉलिकुलर लेवल पे स्टडी करना होगा तो आप ह्यूमन की सेल लेके नहीं बैठोगे, आप किसकी सेल ले लो, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी का ले लो, तो 90 मिनट में डबल कर जाएगा, आप अपना एक्सपेरिमेंट उस पर करके देख लो। दैट इज यूकैरियोटिक सेल, यू आर यूकैरियोटिक सेल। तो यूनिवर्सल कुछ फंडामेंटल है यूकैरियोटिक के, वो उसके अंदर भी है आपके अंदर। फिजनिस्ट, बडिंगिस्ट जिसमें बड का फॉर्मेशन होता है, फिजनिस्ट, साइजोसैक्रोमाइसिस, फोम, एग्जाम्पल दोनों याद रहने चाहिए बेटा ये स्टडी के लिए। बडिंगिस्ट मतलब बड का फॉर्मेशन, एक सिंगल सेल है बड बनता है। फिजनिस्ट, फिजन कर, डिवाइड कर, ओके, ये बड सेपरेट हो जाएगा, ये नया नया सैक्रोमाइसिस। द मॉलिकुलर इवेंट्स तुम लोग को समझ में आया बेटा? ऑनलाइन बच्चा समझ में आया? बाकी सो गए क्या? सो जाओ। The molecular events that control the cell cycle are ordered and directional beta. Ordered है, directional है, that is each process occur in a sequential fashion and it is impossible to reverse the cycle. साइकिल को रिवर्स नहीं किया जा सकता। ठीक है, अभी आपने एंजाइम पढ़ते वक्त देखा था ना, रिवर्सिबल प्रोसेस भी है, लेकिन सेल साइकिल इज नॉट ए रिवर्सिबल प्रोसेस। सेल साइकिल की कुछ खासियत है, एक तो आप सेल साइकिल को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि ये एग्जैक्टली इस वक्त किस स्टेज में, उसके कुछ मेजर फेज हैं जिसको देख के आप बोल सकते हो ये इसके पास है, लेकिन हो सकता है वो उसका लेट फेज हो और लास्ट वाले नेक्स्ट वाले प्रोसेस का प्रो फेज मतलब इनिशियल हो, प्रिमिटिव फेज। तो सेल साइकिल के किसी भी फेज को आप बहुत एग्जैक्टली रिमार्क नहीं कर सकते, मार्केटली अलग नहीं कर सकते कि हाँ ये यहाँ पे खत्म हो गया, अब ये एक दिन आराम करेगा और दूसरे, ऐसा नहीं होता है, मतलब ट्रांजिशन स्टेज बहुत है वहां पे। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि कभी भी सेल साइकिल रिवर्स नहीं हो सकती है, टर्मिनेट हो सकती, टर्मिनेशन हो सकती, डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म वगैरह उसको टर्मिनेट कर देते हैं, इसलिए कई सारे जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं भी होते हैं। डिसऑर्डर तो वो ना जो एक्सप्रेस हो गए, जो दिखा, लेकिन देयर इज माइट बी चांसेस आपके डेवलपमेंट, आपके ऑर्गेनोजेनेसिस के टाइम में बहुत सी चीजें हो सकती थी जो मदर वोम में साथ में हो जाए, लेकिन आप नॉर्मल पैदा हुए दो हाथ दो पैर के साथ, तो दैट इज द प्रोसेस जो कंट्रोल में हुआ है। एक सिंगल सेल से आपकी पूरी बॉडी बनी और आप डिलीवर हो गए, दुनिया में आ गए, इसका मतलब पूरा कंट्रोल्ड वे में, समझ रहे हो बच्चों? There are two key classes of regulatory molecules that determines a cell's progress through the cell cycle, cyclin and cyclins and cyclin dependent kinase. पहले भी हम दिए, CDK का फुल फॉर्म ही है cyclin dependent kinase. Hartwell, Hunt, Nurse, इसके बाद की वो स्लाइड है। Won the 2001 Nobel Prize in Physiology or Medicine for their discovery of these central molecules. The cell cycle mutants of yeast varieties were used to discover these key regulator of the cell cycle. तभी पॉसिबल हुआ कि इनकी डिस्कवरी हो पाए। क्लियर? आगे वही तो स्टडी ह्यूमन सेल पे नहीं हुई। म्यूटेंट जीन ऑफ फिजन इज नोन एज CDC जीन, दैट इज स्मॉल CDC, कोई फुल फॉर्म नहीं है। जीन की लेबलिंग की जाती है, जीन मैक्सिमम जीन इज लेबल्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज। ओके, जैसे मेरे PhD का जो मेन जीन है दैट इज LMNA जीन, तो इसका कोई फुल फॉर्म नहीं है, सिंपल ये क्या है, LMNA प्रोटीन को फॉर्म कर रहा है, इसको जनरल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, लैमिन प्रोटीन। लैमिन प्रोटीन इज रिलेटेड टू न्यूक्लियर लैमिना, तो ये लेबलिंग है, इसकी फुल फॉर्म नहीं ढूंढने लगना है मैम ने फुल फॉर्म नहीं। तो CDC जीन जस्ट जीन के पोर्शन का जो CDC प्रोटीन्स बना सकता है उसको क्या बोल दिया अपन ने, CDC जीन। Mutant gene of budding yeast is capital CDC. Fission is small CDC. In these cell cycle mutants, the cell cycle was arrested at specific points. Arrest किया जाएगा ना बेटा, तभी तो आप स्टडी करोगे। सेल साइकिल अगर डायरेक्शनल वे में चला जाएगा तो आप एक तो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो कि वो किस फेज में है,
दूसरा आप स्टडी भी करना चाहते हो तो उससे पहले क्या होगा, उसको अरेस्ट करना पड़ेगा। तो डिफरेंट डिफरेंट केमिकल है, जिसमें एक केमिकल पूछा जाता है कॉल्चिसिन। ये प्रैक्टिकल भी मैंने किया है फर्स्ट ईयर में। ये अर्ली मॉर्निंग प्रैक्टिकल होता है। आप ऑनियन टिप लो, या आप जो स्प्राउट बनाते हो, स्प्राउट जब निकलता है व्हाइट कलर का चल रहा है, उस टिप को आप लो, तो दैट इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग फील्ड। आप एक दिन देखो इतना बड़ा, अगले दिन देखो इतना बड़ा स्प्राउट हो जाता है, देखा है आपने, घरों में भी देखा होगा। तो दैट इज मोस्ट डिवाइडिंग सेल। इसको लेके कॉल्चिसिन से अपन ट्रीट कर देते हैं, तो वो अरेस्ट हो जाता है। अरेस्ट हो गया तो अब सेल डिवीजन किस फेज में इसकी स्टडी हो सकती है। तो दैट इज अ जनरल एक्सपेरिमेंट, जिसमें अरेस्ट करके देखा जाता है कि क्या है, स्पिंडल अपरेटस का स्टेज क्या है, क्रोमोसोम किस स्ट्रक्चर में है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, स्प्लिटेड है, या जुड़े हुए हैं। तो उससे आप एक स्टडी करते हैं। लेकिन अब वो तो आप सिर्फ एक स्ट्रक्चर देखने के लिए कर रहे हो, तो ऑब्वियसली जब आप मॉलिकुलर बेसिस पे स्टडी करोगे तो पहले आपको अरेस्ट करना, अरेस्टेड एट स्पेसिफिक पॉइंट, these points were called checkpoints. Okay, टू मेन चेक पॉइंट्स एग्जिस्ट इन इंटरफेस। अभी आपके पॉइंट से आपके लेवल पे यही इंपॉर्टेंट है, G1 से S चेक पॉइंट, बड़े बड़े चेक पॉइंट जो हैं, और G2 से M चेक पॉइंट। इंटरफेस में पूछेगा तो अब यहाँ एम फेज मत घुसा देना बेटा, दैट इज क्लियरली क्वेश्चन पूछ लिया है इंटरफेस का चेक पॉइंट। ठीक है, तो सारे तीनों चेक पॉइंट यहाँ नहीं लिया, तीसरा वाला कहाँ है, एम फेज में। ठीक है, ये एक्सप्लेन कर दिया मैंने। G1 से फिर से सुन लो ध्यान से। ठीक है, ग्रोथ फेज से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से, यहाँ से G1 सेल है, डिफ्रेंशिएट कर गई, ग्रोथ सेल ग्रोथ में गई है, डिफ्रेंशिएट नहीं, उसका काम है डिवाइड कर। तो सेल डिवाइड कर रही है, ग्रोथ फेज में G1 फेज। G1 फेज की ग्रोथ सही से हो गई, क्या वो रेप्लिकेशन के लिए प्रिपेयर है, चेक हो गया। G1 और R चेक पॉइंट बोलते हैं, और G1 और S के बीच में। ठीक है, तो इंटरफेस का फर्स्ट चेक पॉइंट कहाँ है, G1 फेज के बाद, S फेज के पहले। कहाँ है, G1 फेज में, G1 फेज के बाद में, G1 फेज में एंड पॉइंट पे, और S फेज के पहले, S फेज में नहीं है बेटा ये। इज इट क्लियर। दूसरा, सिंथेसिस प्रॉपर हो गया है, M फेज की प्रिपरेशन है, सारा लोड एक ही पुलिस चौकी को दे दिया गया। दो दो फेजेस का, अपने पहले वाले का भी, यहाँ तो कोई चेक हुआ नहीं कि सिंथेसिस हुई या नहीं हुई। यहाँ का चेक पॉइंट यहीं पे है, मतलब इस रास्ते से जितनी भी गाड़ियां आने वाली है, एक बड़ा चेक पॉइंट बना दिया गया, सब इसी से गुजरोगे। तो एम फेज की प्रिपरेशन है या नहीं, और जी एस फेज प्रॉपर हुआ है या नहीं, ये दोनों चेक कहाँ होता है, G2 पॉइंट। एंड देन फाइनली आपका क्रोमोसोम से रिलेटेड चेकिंग कहाँ होगी, एम चेक पॉइंट। तो एम चेक पॉइंट कहाँ है, एम फेज में है, और दोनों इनिशियल चेक पॉइंट कहाँ पे है, इंटरफेज। ठीक है बेटा, क्लियर है। मेटाफेज चेक पॉइंट, G1 चेक पॉइंट, G2 चेक। पोजीशन ध्यान रखना, G2 जस्ट इनिशियल पहले एम फेज के, और G1 वाला जस्ट इनिशियल एस फेज। ओके, यहाँ से भी सस्पेंड हो सकता है, यहाँ चेक करने के बाद भी सेल सस्पेंड कर सकती है, रेस्टिंग स्टेज में भेज सकती है। क्या चेक हो रहा है, न्यूट्रिएंट, ग्रोथ फैक्टर, डीएनए डैमेज, सब यहाँ पे चेक हो रहा है। डीएनए डैमेज तो हर जगह चेक होता है, डीएनए रेप्लिकेशन कंडीशन क्या रही, यहाँ पे भी चेक होता है। फिर यहाँ पे क्रोमोसोम का पेयरिंग चेक हो रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी डीएनए चेक। क्लियर, लेकिन ये वाला चेक पॉइंट अब आगे कुछ नहीं कर सकते, ये अगर आगे कंटिन्यू कर देगा ना तो जेनेटिक डिसऑर्डर आ जाए। दैट इज द क्रोमोसोमल जेनेटिक एबरेशन बोलते हैं। जेनेटिक डिजीज जब पढ़ोगे तो यहाँ से रिलेटेड आप जेनेटिक डिसऑर्डर। ओके, मेटाफेज समझ। द मशीनरी फॉर द सेल साइकिल कंट्रोल इज आल्सो आइडेंटिफाइड इन अस्परजिलस, फंजाई है, फ्रॉग देखा गया, ड्रोसोफिला मक्खी है, मैमल्स, रैबिट स्टडी, रैबिट पे स्टडी किया जाता है जब कोई मैमलियन स्टडी करना हो। इज इट क्लियर बेटा, ठीक है। Within the cells, there are devices which ensure that the cell is not driven into the division before DNA synthesis is completed. बिना DNA synthesis के लिए किए बिना ऐसा नहीं हो सकता कि एम फेज में कोई भी सेल डायरेक्ट चले। Clear? Also control that the anaphase does not begin before the proper alignment of chromosome. इसी के लिए तो ये वाला चेक पॉइंट है।
विदाउट अलाइनमेंट, विदाउट चेकिंग ऑफ क्रोमोसोम। अगर एनाफेज में भेज दिया तो एनाफेज का काम केवल है स्प्लिटिंग, दोनों को अलग कर दो। ओके, क्या दे रहे हो, अगर इन दोनों को बाहर जाना है तो हम क्या दे रहे हैं, इनके बैग में क्या है, ये हम यहीं चेक करेंगे ना। अगर हमने कुछ गलती से इनके बैग में कुछ था, वो पेरेंटल चेक से चला गया, मिस हो गया, तो ये तो जिस इंटेंशन से उस चीज को लेके निकले थे तो निकल गए। समझ में आई बात? तो इसी तरीके से एम्फेस क्या है, लास्ट चेक पॉइंट। खैर ये एक बार रिवाइज कर देंगे। अब हम ये इमेज क्यों लगा देते हैं हर साल, ताकि आपको थोड़ा सा एक आइडिया रहे। अब आपकी आज की क्लास थोड़ी टफ लगी हो, क्या साइकिलिंग, क्या सीडीके, क्या क्या आ रहा है, तो अब जस्ट इस इमेज को देख लो तो फिर आपको वो इजी लगेगा। आपने सिर्फ साइक्लिन का नाम देखा, सिर्फ सीडीके का नाम देखा, यहाँ पे क्या दिख रहा है बेटा आपको, साइक्लिन के टाइप दिख रहे हैं, सीडीसीज के टाइप दिख रहे हैं, अलग अलग जगह पूरा इनका ग्रुप इंटरेक्शन कर रहा है, ये बाहर किससे इंटरेक्ट कर रहे हैं, इनके पास कई सारे प्रोटीन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के सिग्नल्स आ रहे हैं। तो जस्ट लुक एट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस मैकेनिज्म। अभी तो आप बहुत बेसिक पढ़ रहे हो, और ये मैकेनिज्म अगेन इंपॉर्टेंट है। जब आप ड्रग पढ़ते हो, जब आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ोगे, कोई ड्रग आप देखोगे, उसका मोड ऑफ एक्शन आप पढ़ोगे, तो ऑब्वियसली वो कोई बैक्टीरिया होगा तो वो भी सेल डिवाइड कर रहा होगा बेटा, फिजन कर रहा होगा। कोई फंजाई होगा तो यूकैरियोटिक फंजाई होगी, तो हमारे ही वाले पूरे मैकेनिज्म से अलाउ कर रहा होगा। तो हमारा कोई ड्रग जाके इन्हीं चेक पॉइंट्स को ब्रेक कर दे, उनका प्रॉपर प्रोसेस में चलने दे, इन्हीं पाथवे को डिस्टर्ब कर दे, ठीक है। तो उस जब आप ड्रग टारगेटिंग पढ़ोगे, जब मोड ऑफ एक्शन देखोगे, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ ये सब चीजें बहुत बेसिक लेवल पे कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। तो जस्ट एंजॉय करो इस चैप्टर को भी, ये भी बहुत इजी चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर। सीडीके की कहानी है, CD1 टू CDK7, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन इज CDK1 इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर मैमल्स वाला देखो, मैमल्स CDK1 2 3 4 5 को गायब कर दो, 7 को गायब कर दो, -5 -7, that is the important CDK is present inside a mammal eukaryotic cell, मतलब eukaryotic mammal एक ही बात है। साइक्लिन कॉम्प्लेक्स परफॉर्म अ कॉमन बायोकेमिकल रिएक्शन, सभी एक तरीके के एंजाइम्स हैं, सभी एक कैटेगरी के हैं, तो एक जैसे रिएक्शन करेंगे, चाहे आप टाइगर के अंदर इसका सेल डिवीजन पढ़ लो, या शांत बैठे हुए खरगोश के अंदर का सेल डिवीजन पढ़ लो, ठीक है, या आप व्हेल मछली का पढ़ लो, या अपने बॉडी के अंदर का पढ़ लो, तो सब एक ही जैसा, सबका डीएनए लगभग सेम, वेरिएशन ही उनको अलग बनाया हुआ है, लेकिन जो मेटाबॉलिज्म लेवल पे जो काम हो रहा है, जो बायोकेमिकल लेवल पे काम हो रहा है, दैट इज ऑलमोस्ट सिमिलर। अगर जीन प्रेजेंट है तो वही प्रोटीन बनेगा, जो व्हेल मछली के अंदर बनता है वही तुम्हारे अंदर बनेगा। क्लियर बेटा? तो इस बेसिस पे साइक्लिन और सीडीकेस को डिवाइड कर दिया गया। परफॉर्म अ कॉमन बायोकेमिकल रिएक्शन कॉल्ड फॉस्फोराइलेशन, एडिशन ऑफ फॉस्फेट दैट एक्टिवेट्स और इनएक्टिवेट्स टारगेट प्रोटीन। ओके, जो प्रोटीन चाहिए पाथवे के अंदर आने के लिए, उसको या तो वो फॉस्फोराइलेशन करके एक्टिवेट कर सकते हैं, ऑलरेडी एक्टिवेट है तो फॉस्फोराइलेशन करके इनएक्टिवेट कर दे, तो दोनों वाइस वर्सा चले। टू परफॉर्म कोऑर्डिनेटेड एंट्री इनटू द नेक्स्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल। अगेन जो सेल साइकिल के फेजेस हैं वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड वे में डिसाइड। क्लियर है बच्चों? तुम लोग को समझ में आ रहा है? क्लियर है? चलो, तो सीडीके आर ऑफ 7 टाइप, सिंपल, कुछ इनका फुल फॉर्म नहीं है, सीडीके 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइप हो गए। इन इज CDK1 इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्टडी कर रहे थे आप सैक्रोमाइसिस सेरेबेसी पे, तो उसको भूलना नहीं है। उसने एक आइडिया दिया कि भाई तुम ह्यूमन में किस तरीके के सीडीकेस वर्क करते हैं, मेरे में ये इंपॉर्टेंट है, तुम ध्यान रखो, ठीक है, लेकिन तुम्हारे में भी हम प्रेजेंट है। ओके बच्चा, इन मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स CDK1 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड CDK2 आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये दो आपको ध्यान रखना, देखो यहाँ पे भी दिख रहा है आपको, यहाँ तो है ही, कैटेगरी है। साइक्लिन्स आर ऑफ 3 टाइप, माइटोटिक, एस साइक्लिन, G1। अगेन देखो, जैसे जैसे चेक पॉइंट उसके अकॉर्डिंग साइक्लिन। आपने पुलिस, चलो खत्म करते हैं लेक्चर, पुलिस चौकी अलग अलग बना दी, लेकिन उस पुलिस चौकी पे सारे पुलिस है, दैट इज द कॉमन, लेकिन पोस्टिंग थोड़ा सा कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग भी दिया जाता है। चलो पुलिस को छोड़ो, आर्मी वाले कैंप में समझ में ज्यादा है, कमांडो ट्रेनिंग वाले कुछ अलग ही हो, गोरखा रेजिमेंट वाले कुछ अलग ही हो, ठीक है, उनका लेवल है कि कौन किस ट्रेनिंग से गया हुआ है और कितने ज्यादा स्ट्रेस को देख सकते।
तो कब किसकी कार्रवाई, किसको आगे फ्रंट में भेजना है, दैट डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी। उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, चेक पॉइंट्स थे, उन चेक पॉइंट पे जो साइक्लिन सीडीकेस वर्क कर रहे हैं उनको आपने क्लासिफाई करो, और डिटेल में यहाँ नहीं जाना है, थोड़ा सा बस आपको ये ध्यान रखना। माइटोटिक साइक्लिन, एस साइक्लिन मतलब एस फेज से रिलेटेड होगा, कंट्रोल को देख रहा होगा। माइटोटिक साइक्लिन एम फेज से रिलेटेड देखेगा। G1 साइक्लिन G1 फेज से देखेगा। और यही है एस फेज लिखा है, मतलब G2 वाले की बात करें। सिंथेसिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना बेटा, तो एस फेज के साथ आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। चेक पॉइंट भले ही G2 में है, लेकिन उस G2 वाले पॉइंट का सबसे मेन काम यही है कि डीएनए प्रॉपर रेप्लिकेट हुआ या नहीं हुआ। ओके, इसको रिवाइज कर लेना, मार्किंग कर लेना, नोट्स की पीडीएफ बना के हम शेयर कर देते हैं। कुछ ये सीडीकेस वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप नोट डाउन कर लो। कल देखते हैं फिर आप। चलो बाय बाय।